पर्सन ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप बता रहे धमकी दी है 100 धमकी, ऐसी धमकी आ रही है कि आज के तारीख के अंदर वो खुले आम उन पे एफआईआर है और खुले आम घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तीनों को तो हम देख लेंगे कहां तक पहुंचाते हैं। ये उनके अल्फाज है कि इनको कहां पहुंचाते हैं, मतलब इनको क्या हमको कहां पहुंचाना है, हमको पहुंचाने के बाद। हेलो दूसरी बात अभी ऐसी हो गई कि 2-3 दिन पहले जो है असलम कुरैशी, खालिद कुरैशी, माजी नगर सेवक समीर डबड़े, अजजत अशरफ डबड़े और इतर जो है 25-30 गुंडे लेके अचानक में दोपहर में 2:30 बजे साइट पे घुस गए। बाकायदा कैमरा हमारा निकालते हुए जो बंदा आया है, कैमरा चोरी कर रहे हैं, दरवाजे लॉक तोड़ रहे हैं, हाथापाई दादागिरी कर रहे हैं और 25 के 25 अंदर घुस के मेरे छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और माजी नगर सेवक का ये स्टेटमेंट है कि मैं माजी नगर सेवक हूं, कौन मेरा बाल बांका कर सकता है, ये पोजीशन अभी यहां से कौन मेरा हटा सकता है। ये बोलकर हम तीनों को का नाम लेकर हम पे तीनों पे दोनों पे खोटी एफआईआर कर जिस तरीके से वो जगह पे घुसा, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद में मोहम्मद पे, हमारे छोटे भाई पे पुलिस ने ट्रेसपासिंग का एक गुना दाखिल किया और ताबर तो उसी पे हमारा क्रॉस गुना उनके ऊपर सामने वालों पे दाखिल हुआ और जिसके अंदर माजी नगर सेवक पे भी दाखिल हुआ और अजजत अशरफ डबड़े पे भी दाखिल हुआ, असलम कुरैशी पे भी गिफ्ट डीड करवाया। और गिफ्ट डीड के अंदर लिखता है कि फ्री टाइटल है, क्लियर टाइटल है, कोई किसी को डेवलपमेंट पे नहीं दिया गया है और पोजीशन हमारे पास में है। जबकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2007 से लेके आज तक पोजीशन जो है वो इम्तियाज बोर्ड के अहमद फौकत, सिद्दीक कुंजानी के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे कंटेनर की ऑफिस है, वहां के कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ है। अब उसमें ऐसा हो गया कि 2 दिन पहले, अच्छा ठीक है, वो होने पे गिफ्ट डीड होने पे रवि भाई, हमने जब गिफ्ट डीड निकाले तो हमको पता चला ये सारी चीजें, ये हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी की तो पता चला कि पुलिस स्टेशन में अर्जी कर दी। पुलिस स्टेशन में अर्जी करने के बाद में उसके ऊपर एफआईआर हो गई, बाप के और बेटे के ऊपर 420 की 406 की एफआईआर हुई। वसई कोर्ट ने उनको क्लियर बोला, बेल के टाइम पे उनको बेल रिजेक्ट हो गई और वसई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया कि इनके पास में टाइटल ही नहीं है तो ये गिफ्ट डीड कर ही नहीं सकते। फिर वो चीज होने के बाद में हर जो ट्रेन में चलने उतरने वालों को इनसे डरना चाहिए क्योंकि ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। और माजी नगर सेवक जो समीर है, इनसे मेरे पूरे फैमिली को डर है कि ये कभी भी, इन्होंने चैलेंज करके गए हैं साइड पे कि इनके तुम्हारे तीनों भाइयों को मैं जान से मार दूंगा। तो गालियां दे रहे और लगे उतने, उनकी पूरी वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी देता हूँ, गालियां दे रहे हैं माँ बहन पे से। ये माजी नगर सेवक का किरदार नहीं है। माजी नगर सेवक का जो किरदार होता है वो आके बैठ के बात करना चाहिए था। इधर ये भाईगिरी करने लगे क्योंकि इनके बारे में मेरे पास में कुछ रिपोर्ट आई हुई है कि इनका कुछ एक रात का धंधा है जो फाउंटेन के एरिया में किधर तो होता है, जाते हैं और सुबह आते हैं, क्या है वो सब मैं जानबीन कर रहा हूँ। मैं उनको उनकी जो रहेगा उधर तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं रवि पंडित। इस वक्त मैं नासूपारा पश्चिम में हूँ। दरअसल वसी विराम इन दिनों एक मुद्दा ऐसा है जो लगातार फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है। कुछ साल पहले आप देखते होंगे कि जो जगह आदिवासी जगह है, लोग खरीदते हैं और खरीद के वहां पे डेवलपमेंट करते थे। बाद में उस जगह पे फिर से दोबारा जिनका जगह था फिर दावा करते थे और पैसे उगाई होती थी। धीरे धीरे इसका ट्रेंड बदलने लगा। अब जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उन्हें लोग परेशान करना शुरू कर दिए, वो भी वही लोग जिन्होंने उन्हें कई साल पहले जगह बेचा है या फिर वो जगह डेवलपमेंट के लिए दिया है। ऐसा ही मामला नासूपारा पश्चिम का है जहाँ पे खालिद कुरैशी, उन्होंने एक जगह था जिसे उन्होंने दिया था एक व्यक्ति को और डेवलपमेंट के लिए। उनका नाम था इम्तियाज ओट और राजेश नाइक। उनसे 25 लाख रुपए लिया था 2007 में और पैसे लेने के बाद उसमें जो पेपर वर्क था उस आगे पीछे चलता गया। हालांकि 7/12 में जो नाम आया था वो 2008 में आया था, 2007 में बेचा, 2008 में नाम आया। सोचिए इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद उस जगह पे लगातार आगे मामला बढ़ते गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ और जिसमें राजेश जो था दूसरा पार्टनर, वो जो पार्टनरशिप डिवाइड हुआ था और 35-65 में हुआ था। यानी 65 जो था वो नाइक का और ओट का था
और जो 35 था वो था कुरैशी का। डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिससे परेशान होकर राजेश ने अपने हिस्से की जो जगह थी वो जो हिस्सा था वो हिस्सा ट्रांसफर कर दिया अहमद को और पुंजानी को। अब इसमें क्या हुआ, मामला चलते का 2017-18 आ गया और जो इसमें कुरैशी थे वो बीमार हो गए। अब एंट्री इसमें होती है उनके लड़के की, उनका लड़का असलम कुरैशी। असलम कुरैशी की एंट्री होती है। असलम कुरैशी का कहना है कि वो जगह हमारा है, उस जगह पे अपना दावा करना शुरू कर दिया। हालांकि पिता ने जो पैसे लेके बेचा, पैसे लेके दिया था डेवलपमेंट के लिए, अब इसको झूठा ठहराते हुए उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दी। इस मामले में काफी विवाद हुआ, काफी तुतुमय हुआ, झगड़े भी हुए, एफआईआर भी हुए, लेकिन मामला घूमते घूमते आ गया है अम्मार फोकत पे और उन पे निशाना बनाया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस जगह को लेके कब्जे का जो सिलसिला है शुरू है, मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन उसी जगह पे कब्जा करने के लिए एक बार फिर 3-4 दिन पहले कोशिश किया था असलम ने और उसके बाद एफआईआर हुआ। सर क्या कहेंगे? मैं जो पूरा मामला समझाने की कोशिश कर रहा था, मामला कुछ शायद ऐसा ही है। अब बताइए कि मामला शुरू से क्या है? माई सेल्फ अम्मार फोकत, मैं सोपारे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2007 में इम्तियाज़ बोटके और राजेश नाइक ने खालिद कुरैशी नामक बंदे से डेवलपमेंट करार किया था। 2007 में जब डेवलपमेंट करार करने के वक्त में वो सारी जितनी प्रॉपर्टी 4 हिस्से दिखाए हुए हैं वो उनके नाम पे नहीं थी। इनके ही पैसों से उन्होंने वो जगह परचेस की थी। तो 2008 में फेरफार होता है और उनके नाम पे वो जगह चढ़ती है, लेकिन 2007 में जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है उसमें एक उन्होंने करार पॉइंट नंबर 1 डाला हुआ है कि पक्षकार नंबर 2 की जिम्मेदारी है आपको ये सारी प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करार करके देने की, और वो 35 और 65% के ऊपर रहेगा, 35-65 में रहेगा। और जिम्मेदारी उनका पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ये था कि वो रास्ता लाएंगे, वो डेवलपमेंट के लिए सीसी देंगे, एनए करेंगे। उन्होंने आज तक कोई चीज़ लाई नहीं, कभी आज तक जगह के ऊपर कोई भी उसके ऊपर ये नहीं किया, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को आगे नहीं किया। उनका परफॉर्मेंस फेल होने पे राजेश नाइक जो है 2014 तक बार-बार उनके पास जाते रहा कि भाई रास्ता लाओ, ये करो वगैरह-वगैरह, बट वो कोई बात को हिंट नहीं देते थे, वो टीसी थे। तो कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर रहते थे। अब इसमें ऐसी बात हो गई कि 2014 में राजेश नाइक एक बार उनको अहमद फ़ौकत और मुसिद्दीक़ पुंजानी के ऑफिस पे लेकर आए, बैठ के सामयिक मीटिंग हुई। सामयिक मीटिंग के अंदर अहमद फ़ौकत की जो प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा छोटा भाई है वो लगत कब्जेदार है इनके प्रॉपर्टी को। तो कुरैशी ने हमारे घर ऑफिस पे आके लस्सी पिए, खाना खाए और बैठकर सब बात फाइनल हो गई कि राजेश का जो शेयर है वो सिद्दीक पुंजानी और अहमद फ़ौकत को देने में उनको राजी खुशी उन्होंने यस कर दिया। राजी खुशी यस करने के बाद में 2016 में जो है अनऑफिशियली सर्वे मंगाए, जिसमें भी खुद कुरैशी हम साइड पे वहां पे जगह पे आए, साइन है उनकी, उनका एक्सेप्टेंस है कि मैं वो चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपने जो है इसको अनऑफिशियली सर्वे की है, साई सर्वेयर के पास में। उसको अपन ने पेमेंट करवाए, सब कुछ करवाए। 2017-18 के अंदर जो है कुरैशी साहब बीमार गिरने लग गए, उम्र बढ़ रही थी, बीमार गिरना। 18-19 में 17-18 के अंदर जो असलम कुरैशी की एंट्री होती है। जब उससे पहले मैं तो उसको जानता ही नहीं था। उस दिन एक बार मेरे ऑफिस पे वो खुद आया, बात हुई कि भाई अपन पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करेंगे, सो एंड सो, और सब चीज करके इस तरीके से जो है अहमद भाई से बात हुई, उनकी सिद्दीक भाई से बात हो गई और इससे बात हो गई अपने इम्तियाज भाई से, सब बात हो गई। तो बात होने के बाद मेरे को इम्तियाज भाई बोले कि वो अपने साथ पार्टनरशिप डीड करने के लिए तैयार है, अपन आगे चल के उसका रास्ता लाएंगे, ये करेंगे, बट कुछ उसने उसके बाद किया नहीं। 2020 में जबल एक नया ट्विस्ट हो गया, उसने जो है उसके बाप से अब वो गिफ्ट डीड करवाया, और गिफ्ट डीड के अंदर लिखता है कि फ्री टाइटल है, क्लियर टाइटल है, कोई किसी को डेवलपमेंट पे नहीं दिया गया है और पोजीशन हमारे पास में है। जबकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2007 से लेके आज तक पोजीशन जो है वो इम्तियाज बोटके, अहमद फ़ौकत, सिद्दीक पुंजानी के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे कंटेनर की ऑफिस है, वहां के कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ है। अब उसमें ऐसा हो गया कि 2 दिन पहले, अच्छा ठीक है, वो होने पे गिफ्ट डीड होने पे रवि भाई, हमने जब गिफ्ट डीड निकाले तो हमको पता चला ये सारी चीजें, ये हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी की, तो पता चला कि पुलिस स्टेशन में अर्जी कर दी। पुलिस स्टेशन में अर्जी करने के बाद में उसके ऊपर एफआईआर हो गई, बाप के और बेटे के ऊपर 420 की, 406 की एफआईआर हुई। वसई कोर्ट ने उनको क्लियर बोला, बेल के टाइम पे उनको बेल रिजेक्ट हो गई और वसई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया कि इनके पास में टाइटल ही नहीं है, तो ये गिफ्ट डीड कर ही नहीं सकते।
फिर वो चीज होने के बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में आप अप्रोच किए, बेल अभी भी बेल पे है, बेल मिली नहीं मिली क्या है वो नहीं पता। फिर उसके बाद में ऐसा हो गया है कि 2022 में सिविल दावा दाखिल कर दिया। कोर्ट में दावा चल रहा है, सिविल दावा चल रहा है। कोर्ट में बोलते हैं कि पोजीशन हमारे पास है। सिविल दावे में रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, पोजीशन हमारे पास है। तहसीलदार में अर्जी कर रहे हैं कि पोजीशन जो है वो इम्तियाज बोटके के पास है, इम्तियाज बोटके और इतर जो है वो कब्जा कर रहे हैं, भरनी कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में बोल रहे हैं कि इम्तियाज बोटके अतिक्रमण कर रहा है और वसई कोर्ट की दिशा भूल कर रहे हैं। मैं इसमें एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि वसई कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें वसई न्याय के जज ने ये चीज को देखना कि ये जो कोर्ट में बोल रहे कि पोजीशन तो हमारे पास है पीसफुल, बट पोजीशन उनके पास नहीं है, पोजीशन इम्तियाज बोटके व इतर के पास में है। अब इसके बाद ऐसा हो गया, न्यायालय में चलते रहा, सेटलमेंट करते हुए आते गया जाते गया, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, कोई पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्लियर नहीं कर रहा है। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले हम पे एक खोटी एफआईआर की, जिसमें बोलता है कि अम्मार फौकत जो है वो मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। और एफआईआर अगर आप देखोगे तो एफआईआर में जो कलम लगे हैं वो चीटिंग के, फ्रॉजरी के, और इसमें कोई चीटिंग और कोई फ्रॉजरी है ही नहीं। चीटिंग तो हमारे साथ की है उसने, हमारे मेरे भाई के साथ की, इम्तियाज भाई के साथ की, राजेश भाई के साथ की, चीटिंग इनके साथ की गई है और मेरे को भी उसमें इन्वॉल्व किया, जबकि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस बात के ऊपर आज के तारीख के अंदर, आज से 2 दिन पहले उस बेस के ऊपर उसने एक न्यूज फैलाई कि अम्मार फौकत, अहमद फौकत और ये लोग जो है इस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या कब्जा कर रहे हैं, सो एंड सो कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर खोटी है तो वसई कोर्ट के अंदर डिफॉर्मेशन कोर्ट केस दाखिल कर दिया और नाला सोहरा पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस उसके ऊपर दाखिल कर दिया डिफॉर्मेशन। इस तरीके से ये डिफॉर्मेशन का ये सबूत है कि वो मेरे पे जो इतने इल्जाम लगा रहा है वो जिंदगी में उसके प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके अंदर हुई नहीं। एक चीज, दूसरी बात अभी ऐसी हो गई कि 2 दिन 3 दिन पहले जो है असलम कुरैशी, खालिद कुरैशी, माजी नगर सेवक समीर डबड़े, अजरत अशरफ डबड़े और इतर जो है 25-30 गुंडे लेके अचानक में दोपहर में 2:30 बजे साइट पे घुस गए। बाकायदा कैमरा हमारा निकालते हुए जो बंदा आया है, कैमरा चोरी कर रहे हैं, दरवाजे लॉक तोड़ रहे हैं, हाथापाई दादागिरी कर रहे हैं और 25 के 25 अंदर घुस के मेरे छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और माजी नगर सेवक का ये स्टेटमेंट है कि मैं माजी नगर सेवक को, कौन मेरा बाल बाका कर सकता है, ये पोजीशन अब यहाँ से कौन मेरा हटा सकता है, ये बोलकर हम तीनों को का नाम लेकर हम पे तीनों पे खोटी, दोनों पे खोटी एफआईआर कर जिस तरीके से वो जगह पे घुसा, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद में मोहम्मद पे, हमारे छोटे भाई पे पुलिस ने ट्रेस पासिंग का एक गुना दाखिल किया और ताबर तो उसी पे हमारा क्रॉस गुना उनके ऊपर सामने वालों पे दाखिल हुआ और जिसके अंदर माजी नगर सेवक पे भी दाखिल हुआ और असजद अशरफ डबड़े पे भी दाखिल हुआ, असलम कुरैशी पे भी। और ये जो एक बंदा है इसमें जो खालिद कुरैशी, ये आज भी टीसी है, जो गवर्नमेंट का जो है मुलाजिम है और वो भाईगिरी के अंदर इतना आगे आ गया और इतना जबरदस्त उसने हंगामा कल किया है, परसों किया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मेरी मांग है कि इनको ताबड़तोड़ सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसे टीसी है तो दुनिया, हर जो ट्रेन में चलने उतरने वालों को इनसे डरना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। और माजी नगर सेवक जो समीर है, इनसे मेरे पूरे फैमिली को डर है कि ये कभी भी, इन्होंने चैलेंज करके गए हैं साइड पे कि इनके तुम्हारे तीनों भाइयों को मैं जान से मार दूंगा, तो गालियां दे रहे और लगे उतने, उनकी पूरी वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी देता हूँ, गालियां दे रहे हैं माँ बहन पे से। ये माजी नगर सेवक का किरदार नहीं है। माजी नगर सेवक का जो किरदार होता है वो आके बैठ के बात करना चाहिए था, इधर ये भाईगिरी करने लगे। क्योंकि इनके बारे में मेरे पास में कुछ रिपोर्ट आई हुई है कि इनका कुछ एक रात का धंधा है, जो फाउंटेन के एरिया में किधर तो होता है, जाते हैं और सुबह आते हैं, क्या है वो सब मैं जानबीन कर रहा हूँ। मैं उनको उनकी जो रहेगा उधर पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह उनको, मतलब उनके जो उनका क्या बोलेंगे, गैर कानूनी धंधा अगर है कोई चीज, तो इंशाल्लाह वो चीज उसका उनको दिखने में आ जाएगी। अमर जी, मेरे प्रोग्राम को मुद्दा यही था, मेन मुद्दा यही था जो परसों हुआ कि जो सैकड़ों की तादाद में आपके वहाँ पे कंपाउंड में घुसे, कैमरे निकाले, हमले किए, गालियां दिए, और जो मांझी नगर सेवक है उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा, जो करना रहेगा कब्जा लेके रहूंगा। मुद्दा यही है कि पिछले 1 हफ्तों में और वसी विरार में 4 हत्याएं हुई है, ठीक है, और हमले कितने हुए हैं वो तो देखना होगा।
अब 4 हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पे बीजेपी की जो आमदार हैं, स्नेहा पंडित का कहना है कि गृह खाता हमारे पास है, पुलिस प्रशासन हमारे अंडर है, तो दोनों आमदार बीजेपी के हैं, खासदार हैं। जो क्राइम का ग्राफ यहाँ बढ़ते जा रहा है, उस पे कंट्रोल कैसे लगाया जाएगा? अगर इतने लोग मिलके, आपका तो ये फ्लैट नहीं, आपका बंगला है, आप यहाँ के पुराने हैं, स्थानीय आप पे अगर लोग आके हमला कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग कितने सुरक्षित हैं? और इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन आपका कितना साथ दे रही है, वो बताइए। सामने देखिए। पुलिस प्रशासन में मोहम्मद भाई हमारे छोटे गए, उन्होंने उनका क्रॉस एफआईआर डाले खालिद कुरैशी पे, असजद अशरफ डबरे पे। ये असजद अशरफ डबरे जो बंदा है, ये भू माफिया है। भू माफिया से मतलब सोपारा में जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें आधा कंस्ट्रक्शन उसका है। बहुत पैसा है ब्लैक का उसके पास, और वो आज के तारीख में अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझता है। और ये भाई समझने में उसने जो गलती कर दी है, जो हमारे पे हमला कर दिया, तो वो एक बात समझ में आती है कि उसको किसका साथ है और कौन उसको साथ दे रहा है। ये मैं पुलिस प्रशासन से, मेरी मांग है कि इनके ऊपर बलात्कार के केसेस है, हमारा पाई हाथापाई के केसेस है, तो इनके ऊपर क्यों नहीं मौका लगता, क्यों नहीं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। और ये जब मेरी मांग है कि इन्होंने, अगर ये हमको जान से मारेंगे जब आप इनको अरेस्ट करेंगे, ये हमको जान से जब तक मारते नहीं, जब तक के पुलिस प्रशासन इनको खुला छोड़ेंगे, ये होना नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से मांग कर रहा हूं कि हम तीनों भाई को, मेरे घर वालों को कुछ भी हुआ तो ये मेरी मांग है कि समीर जिकर डबरे, अशरफ असजद डबरे, असलम कुरैशी, खालिद कुरैशी टीसी, और उसके साथ में जितने संगम करने और साथ में आए थे सारी चीजें करने के लिए, इनके ऊपर मजबूत कार्रवाई हो और हमको न्याय ये मिले कि हम पे जो खोटा एफआईआर हुआ है, हमको बुलाया गया है, परफेक्ट उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन में अगर हम 100% गुनेगार है तो हम पे गुनाह ये दाखिल की जाए, और हम नहीं गुनेगार है तो हमारे को उस एफआईआर से जल्द ये करे। हमारे रमजान महीने में हमको बेइंतहा तकलीफ दी है इन्होंने, इनका बाप खा के मर चुका है, और ये खा के दुनिया में दिखा रहे हैं कि हम वो 25 लाख रुपए जो 2007 के हैं आज के कितने होते हैं, वो उनको खाना है। लालच है, असलम की लालच, असलम को उसके वो पैसे को देना नहीं है। ये दुनिया के सामने पूरा मुकम्मल प्रूफ है कि उसको जो है वो 25 लाख रुपए आज के जो बनते हैं वो खाना है, और हमको जो है तकलीफ देना है। तो चर्चा ये हो रही थी, मैं सुन रहा था कि जो पैसे 25 लाख आपका है, आपको वापस करे, 25 लाख ले लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? 19 साल हो गए आज। उस जमाने में गोल्ड का रेट क्या था? उस जमाने में प्रॉपर्टी मेरे पर, हम जिनका नाम है ना इस इम्तियाज भाई, और इनके नाम से, इनके पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। टोटल जो जमीन डेवलपमेंट में हमको 25 लाख में दी है, वो टोटल जमीन उन्होंने 27 लाख रुपए में खरीदी है। अब आप इसका इंसाफ करो कि जो चीज 27 लाख की चीज खरीदी हुई 25 लाख रुपए उठाए, इसलिए क्योंकि 22 गुंठा और भी वो उस एग्रीमेंट में ऐड करने वाले थे। उसमें एक गुंठा अगर आप देखोगे सर्वे नंबर 12 हिस्सा नंबर 8 जो लिखकर इम्तियाज को और राजेश को दिया गया है, वो भी हमारे साथ चीटिंग की। वो निकली मुसीब सगी डानगे की जमीन, और वो जमीन हमको छोड़ना पड़ी। मुझे चीज बताइए, चलिए, आप यहाँ पे घर में कौन कौन आपके यहाँ रहता है? मेरे वालिद है, वालिदा है, मेरे बीवी बच्चे है, हम 3 भाई, जॉइंट फैमिली है। सब मिला कितने? सब हम मिला के 17 लोग हैं, बच्चे पकड़ के। तो अगर वो लोग वहां पे हमला कर सकते हैं आपके पड़ोसी में, तो अगर एक सब घर पे हमला कर दिया, क्या करेंगे आप? तो इसी के लिए मेरा आपको लगता है 100% ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप बता रहे धमकी दी है 100, और धमकी, ऐसी धमकी आ रही है कि आज के तारीख के अंदर वो उन पे एफआईआर है, और खुलेआम घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तीनों को तो हम देख लेंगे कहां तक पहुंचाते हैं। ये उनके अल्फाज है कि इनको कहां पहुंचाते हैं, मतलब इनको क्या, हमको कहां पहुंचाना है, हमको पहुंचाने के बाद में प्रशासन उसके ऊपर ध्यान देंगी। आपको पता है जो शुभम मिश्रा जिसका हत्या हुआ था नाजूपारा पश्चिम में, उसको मारने वाले जो लोग थे सब तड़ीपार थे, उनको यहाँ तड़ीपार किया गया था, उसके बावजूद यहाँ पे वो धंधे करते थे ड्रग्स के, अभी अरेस्ट हुए हैं। नहीं, ये तो हमको पता नहीं है, मैं लेकिन बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो तड़ीपार लोग भी यहाँ पे उसी विराट में घूमते हैं। आज उसी विराट की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, काफी कमजोर हो चुकी है। मुझे बताइए कि आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही इल्तिजा करता हूँ कि हमारे को सेफ्टी के लिए इन गुंडों से, ये भू माफियाओं से, और ये जो किसी को नहीं डरते, इनसे हमारे को सेफ्टी के लिए आप क्या हमारे लिए बंदोबस्त दे सकते हैं, और हमारे को क्या इंसाफ दे सकते हैं, हमारे पे जो खोटी एफआईआर हुई है उसमें हमारे को क्या इंसाफ दे सकते हैं, ये मेरी मांग है, और मेरे को इसमें न्याय मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। कुछ ऐड करना है?
हमारे साथ में अम्मार फ़ोकत जी थे, उनसे बात हो रही थी। चर्चा ये नहीं है कि जगह का मुद्दा है, चर्चा ये भी नहीं है कि कोर्ट में केस चालू इसके बाद ये सब हो रहा है। चर्चा यहाँ पे ये हो रही है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जिस वक़्त में वसीम विरार का जो माहौल है, काफ़ी गर्म है। जिस समय वसीम विरार में लगातार हत्याएँ हो रही है, तमाम क्राइम जो लगातार सामने आ रहे हैं, आपराधिक गतिविधि हो रही है, उसको देखते हुए अगर इतने लोग एक साथ में कहीं पे हमला करते हैं, जो किए वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है और वहाँ पे जो मांझी नगर सेवक है उन्होंने दावा किया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेके रहेंगे। कल को इनके घर पे भी अगर हमला करते हैं, इन पे हमला करते हैं, इनके घर में परिवार हमला करते हैं, उस वक़्त इनकी रक्षा कौन करेगा? इन्हें कौन बचाएगा? प्रशासन से इनकी यही माँग है कि इनकी सुरक्षा के लिए किसी को यहाँ तैनात करे या फिर प्रशासन खुद इनकी सुरक्षा करे, अन्यथा बाद में कुछ भी अनहोनी होगी, उसके ज़िम्मेदार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे।